नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान अगले 3 महत्वपूर्ण कानून बोल सकते हैं, एक्ट बोल सकते हैं, कुछ संशोधन भी हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। पहली चीज 1781 का संशोधन, जो कि 1773 का जो एक्ट हमने कल पढ़ा था उसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करके ये संशोधन लाया गया। दूसरा था 84 का पिट्स इंडिया एक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण था, ये एक्ट भी हम जानेंगे। ये 3 महत्वपूर्ण चीजें जो थी उनको हम आज के चैप्टर में, या ये कही कि आज की क्लास में हम अच्छे से समझेंगे, जानेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि 1781 का जो संशोधन था वो आया क्यों। तो हमने पहले बताया आपको कि 1773 के एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई और उन कमियों को दूर करने के लिए 1781 के अंदर एक एक्ट या एक संशोधन अधिनियम आया। उस अधिनियम को हालांकि ब्रिटिश संसद ने एक स्पेशल नाम दिया, उसे एक एक्ट का नाम दिया और वो था अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, यानी संशोधन अधिनियम का नाम उसे दिया। एक नाम उसे और दिया गया, बंदोबस्त कानून, यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस अधिनियम को कहते हैं, तो 1781 के अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं या बंदोबस्त कानून के नाम से इसे जाना जाता है। साथ ही ये बात और ध्यान रखनी है कि ब्रिटिश संसद ने जो है उसे क्या नाम देने का प्रयास किया, तो अमेंडमेंट एक्ट के रूप में उसे, यानी संशोधन तो था लेकिन उसे एक एक्ट का रूप देने का प्रयास किया था। अगली हम जो चीज जाने वो है 1781 के संशोधन अधिनियम जो था उसमें विशेषताएं क्या थी। बहुत महत्वपूर्ण विशेषता अगर मैं एक लाइन में बोलूँ ना, जो इस पूरे पैराग्राफ का सार होगा, ठीक है, पहले वो सार समझ लीजिए, क्योंकि सार समझने के बाद अच्छे से समझ में आएगा और आसानी से इंटरेस्टिंग रूप से समझ में आ पाएगा। सार यही था कि जो 1773 के अंदर जो अधिनियम आया था उसके तहत 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट बना था बंगाल के अंदर, उसको जो पावर दिए गए थे उन पावर्स में कुछ कमी की गई, यानी सुप्रीम कोर्ट के पावर लिए गए, कमी कम कर दिए गए और पावर किसके बढ़ाए गए, गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के पावर बढ़ा दिए गए। यही इस संशोधन का सबसे बड़ा काम था। समझ में आ गई होगी बात। सुप्रीम कोर्ट से पावर लिए, गवर्नर उसकी कार्यकारिणी में पावर बढ़ा दिए। अब कैसे वो देखते हैं। सबसे पहली बात आई राजस्व के मामलों को लेकर के। तो राजस्व संबंधी मामले, राजस्व वसूली से जुड़े हुए मामले, दोनों हो गए, राजस्व के मामले मान लो और चाहे राजस्व के वसूली के संबंधित मामले मान लीजिए, सारे मामले, उन मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। भाई सर्वोच्च न्यायालय नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा, गवर्नर जनरल ही करेगा, फिर और उसकी कार्यकारिणी मिलकर करेगी। इस कानून के द्वारा यह भी व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल, यानी गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारिणी, ठीक है, गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारिणी के पास अब हाईकोर्ट के मामले जाएंगे, न कि सुप्रीम कोर्ट के पास। मतलब चाहे कहीं चले जाओ, आज भी स्थिति यही है कि हाईकोर्ट से सीधे कोर्ट का जो मामला होगा वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। उसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर सकती। लेकिन वहाँ यानी 1781 के एक्ट में संशोधन किया गया कि नहीं भाई, हाईकोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, बल्कि कहाँ जाएगा, गवर्नर उसकी कार्यकारिणी के पास जाएगा। मतलब फिर से सुप्रीम कोर्ट से पावर खींच लिया। तीसरी बात, इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल, मतलब वही गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारिणी को प्रांतीय न्यायालय और काउंसिल के लिए नियम और विनियम बनाने का अधिकार दिया गया। मतलब सीधी सी बात हुई कि प्रांतों के जो न्यायालय, अब चूंकि देखो एक सीधी बात समझो भाई, प्रांतीय न्यायालय अपने प्रांतीय न्यायालय से आगे केस जाएगा या प्रांतीय न्यायालय से ऊपर अगर कुछ जाएगा तो सीधा गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारिणी के पास जाएगा। प्रांतीय न्यायालय से ऊपर आप सीधे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में उसका बॉस, यानी हाईकोर्ट का बॉस कौन हो गया, गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारिणी हो गई। और जब गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारिणी उसकी बॉस हो गई तो इसका मतलब उसके लिए, यानी प्रांतीय न्यायालय के लिए जो कानून बनेंगे या उसका रूल और रेगुलेशन बनेगा प्रांतीय यानी न्यायालय के लिए, हाईकोर्ट के जो भी रूल रेगुलेशन बनेंगे वो सब कौन तय करने वाला है, गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी ही तय करने वाली है। यही बात होगी निश्चित रूप से, उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ तय नहीं कर सकता। अगली बात आती है कि इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया। अब एक बात समझो, जब यहां पर पावर किसके बढ़ रहे हैं, गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारिणी के बढ़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के पावर कम हो रहे हैं, ये तो हो रहा है। और हाईकोर्ट सीधा किससे जुड़ रहा है, गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारिणी से जुड़ रहा है, यही तो बात हो रही है। अब मुझे एक बात का जवाब दो
जब यहाँ पर गवर्नर जनरल को आप पावरफुल बनाना चाहते हैं तो पक्का ये है ना कि सुप्रीम कोर्ट से तो फ्री करना पड़ेगा। ऐसा ही उन्होंने यहाँ पर किया, सुप्रीम कोर्ट से फ्री कर दिया। किसको? गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी को मुक्त कर दिया उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने अब एक प्रश्न और उठता है कि वे सारा ही फ्री कर दिया, कुछ मामलों में फ्री किया। तो समझना देखो थोड़ा, उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए, मतलब गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी ने अपने पोस्ट के लिए यानी अपने दायित्व निर्वाह करने के लिए जो काम किए ना, उन कार्यों के अंदर कोर्ट डिस्टर्ब नहीं कर सकता। भाई सीट आपको गवर्नर जनरल से कार्यकारिणी को काम दिए, जो काम करने के लिए उसे बिठाया वो काम वो कर रहे हैं ना, तो उसमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा जैसे मान लो भ्रष्टाचार कर रहा है या कुछ और कर रहा है, कोई गड़बड़ कर रहा है, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर वो अपने कामों के अंदर लगा हुआ है तो वहां आप बीच में डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात है। सुप्रीम कोर्ट उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो खुद अगर अपने मामले छोड़ करके ही कोई फर्जीवाड़ा करने निकल गए, गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारिणी जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं, उन कामों करने लग गए, तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप अभी भी कर सकता है। लेकिन जिस काम को करने के लिए उन्हें बिठाया गया है, उन कामों के अंदर वो स्वतंत्र हैं, उनमें बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करेगा। और ऐसा ही उन गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के लिए नहीं, बल्कि कर्मचारियों के लिए भी ऐसी छूट रखी गई। कंपनी के सेवकों को भी उनके कार्यों के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। मतलब चाहे कर्मचारी हो, चाहे गवर्नर उसकी कार्यकारिणी हो, अगर वो अपने दायित्वों के लिए काम कर रहे हैं, अपने दायित्व निर्वाह के लिए काम कर रहे हैं, तो वहां सुप्रीम कोर्ट डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो अपने दायित्व निर्वाह से बाहर निकल के काम करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट डिस्टर्ब कर सकता है। ये तय इसके अंतर्गत हुआ। मतलब सीधा सा जो मैंने पहले बताया था सार, सुप्रीम कोर्ट के पावर कम कर दिए गए, गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारिणी के पावर बढ़ा दिए गए, और हाई कोर्ट को जो है वो गवर्नर जनरल कार्यकारिणी के साथ जोड़ दिया गया, यानी उसके प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। और किससे हटा दिया गया? सुप्रीम कोर्ट से हटा दिया गया। ठीक है, बाकी इसे पढ़ोगे तो अच्छा। पढ़ने के लिए मैं एक बात बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा भी था कि सर पीडीएफ, तो देखो पीडीएफ का ऐसा है कि मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरे पास समय का भी अभाव रहता है, पीडीएफ का सिस्टम बनाने में भी थोड़ा उसमें दिक्कत रहता है, टाइपिंग करके आना भी बड़ा समय देना ही पड़ता है। प्रयास में पूरा करूंगा पीडीएफ आपको उपलब्ध हो। जीके बाई डीके जो अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर के आप उसे ज्वाइन तो करके रखें। ठीक है, फिर जल्द ही मैं प्रयास करके और प्रयास करूंगा कि ये जो बनाया गया है ना, ये ऐसे कैसे आप तक पहुंचाए जिससे आप इसको पढ़ पाएं। लेकिन साथ ही एक बात मैं फिर भी कहूँगा, देखो जब मैंने किताब का नाम बता दिया आपको, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत, तो एक किताब तो आपके पास होनी भी चाहिए। ये किताब आपको पढ़नी भी चाहिए, बहुत बढ़िया है। थोड़ा किताब से पढ़ोगे तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। थोड़ा ऑनलाइन करोगे, कुछ काले पीले करोगे, ठीक है, तो कुछ तो करोगे, तो जब करोगे तो फिर पढ़ोगे तो थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। तो किताब पढ़िए, मेरा मानना तो ये है। 500-700 रुपये लगते हैं शायद, जैसे कि मुझे नहीं मालूम कितने की आ रही है, लेकिन अगर ये लग भी जाए तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ज्ञान के लिए कोई मोल नहीं होता। और इतने साधारण से जो आप लाइब्रेरी में 1 महीने का पैसा कहीं ना कहीं बैठ के पढ़ रहे होगे, तो वही 500-700 रुपये तो देते होगे कम से कम। तो उतने की अगर एक किताब आ जाए जो बहुत अच्छा नॉलेज के साथ आपको मिल जाए तो नुकसान नहीं है। तो मेरा मानना है कि वो किताब आपके पास होनी ही चाहिए। और अगर फिर भी अगर नहीं ला पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रयास करूंगा, प्रयास क्या 100% कोशिश करूंगा कि ये पीडीएफ आप तक उपलब्ध हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विषय आता है कि 1781 का जो अमेंडमेंट था, इस अमेंडमेंट के अंदर और क्या था, और स्पेशल जैसे सुप्रीम कोर्ट की पावर आपने कम तो कर दिए, लेकिन क्या कुछ बढ़ाया भी? सारे कम ही कर दिए? तो वो एक चीज और देखनी है। इस कानून के द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल से कार्यकारिणी को छोड़ो, आप तो कलकत्ता संभालो। ये बात किसको कही? सुप्रीम कोर्ट को कही गई। ठीक है, यह भी व्यवस्था की गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदू और मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद और मामले तय करे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा, हिंदुओं के कानून के अकॉर्डिंग हिंदुओं के मामले सेट करे, और मुसलमानों के कानून के अकॉर्डिंग मुसलमानों के विवाद जो है वो संभाले। लेकिन बंगाल के सारे यानी कलकत्ता के जितने भी निवासी हैं वो सब के सब किसके अंडर में आएंगे? सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आएंगे। आपको करना यह है कि कलकत्ता वालों को संभालो। सुप्रीम कोर्ट के कहा गया कि आप कलकत्ता वालों को संभालो, प्लस हिंदुओं के विवाद आए तो हिंदुओं के कानून से, और मुसलमानों के विवाद आए तो मुसलमानों के कानून से। इन दोनों को आपको अच्छे से संभालना है। ये बात उसमें तय हो गई। अगली बात, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, तो 1781 के अंदर जो संशोधन हुआ, उस संशोधन के 73 में जो एक्ट आया था उसमें संशोधन ही हुआ था 81 में।
बाकी चल तो सब कुछ किसके तहत रहा था, 73 वाला एक्ट में ही चल रहा था। अब 10 साल हो गए, लगभग 9 साल हो गए। 9 साल बाद 84 में क्या आया, एक एक्ट और आया, ठीक, जिसे क्या कहा गया, पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, वो क्या थी वो हमें समझनी है। तो सबसे पहली बात इसमें समझ लो, काम की एक ही थी, क्या, कि पॉलिटिकल मामले अलग करो और व्यापारिक मामले अलग करो। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी इसमें, कि व्यापारिक और वाणिज्यिक मामले अलग, राजनीतिक और वाणिज्यिक मामले अलग कर दिए जाएं। तो इसके लिए कंपनी ने राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। अब इसके निदेशक मंडल को, अब ये मंडल जो था, निदेशक मंडल, ये आपने चित्र पढ़ा है 1773, यानी पिछली वीडियो में हमने जाना था 1773 के अंदर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आए थे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक ही काम था, क्या, व्यापारिक मामलों को संभालना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये करेगा। तो तय कर दिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ व्यापारिक संभालेगा, अब राजनीतिक मामले संभालेगा नहीं। तो ये तय हुआ, अलग अलग करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तो संभाला दिए कौन से, व्यापारिक मामले, ठीक, और जो राजनीतिक मामले थे ना वो संभाला दिए किसको, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को। दोनों को अलग अलग कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक वाणिज्यिक मामले संभालेगा, ठीक, व्यापारिक और वाणिज्यिक मामले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कंट्रोल किससे होता है, पॉलिटिकल से ही कंट्रोल होता है, पॉलिटिक्स राजनीतिक के जो गतिविधियां होंगी उनसे ही कंट्रोल होगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, दोनों के समझ में आ गया हो, कंट्रोलर यानी राजनीतिक काम। सीधी सी बात है, कंट्रोल राजनीतिक रूप से किया जा सकता है, भारत की जनता पे मान लो, चाहे वो कंपनी के लोगों पर मान लो, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर पॉलिटिकल मामलों में। और जो वाणिज्यिक मामले थे उसमें निदेशक, ठीक, ये दो यानी डायरेक्टर जिसे बोलेंगे, वो दोनों के अंदर अलग अलग डिवीजन कर दिया गया और 2 अधिकारी या 2 बोर्ड तय कर दिए गए, ठीक। एक नए निकाय का गठन कर दिया गया, यानी 2 नए निकाय, ये पहले वाला था ही, निदेशक मंडल पहले से था, और नया निकाय बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बन गया। इस प्रकार द्वैत शासन व्यवस्था प्रारंभ हो गई। ये हुआ सबसे महत्वपूर्ण काम। 2 शासन हुए कि नहीं हुए, द्वैत शासन शुरू हो गया, 2 प्रकार के शासन स्टार्ट हो गए। कौन कौन से, सबसे पहला कौन सा हुआ, कि राजनीतिक काम के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और वाणिज्यिक काम के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो 2 प्रकार के बोर्ड बन गए, 2 प्रकार से शासन शुरू हो गया, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि द्वैत शासन व्यवस्था यहाँ पर क्या हो गई, प्रारंभ हो गई, ठीक। अब आप कहोगे सर 1919-1935 में वो द्वैत शासन, वो वहाँ अच्छे से समझेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी इतना ही समझो कि 2 शासन शुरू हुए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, वो चीज़ वहाँ की है। अभी जितना बताया उतना समझोगे तब सही चलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नियंत्रण बोर्ड को यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण और नियंत्रण करे। क्या करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो पॉलिटिकल मामले संभालेगा। पॉलिटिकल मामलों में क्या संभालेगा, भारत में सभी नागरिक, सैन्य, ठीक है, नागरिक और सैन्य, सरकार, वह राजस्व गतिविधियां, भाई लोगों से टैक्सेशन लेना। अब आप सिर्फ व्यापार को इसमें रखेंगे, किसमें, डायरेक्टर्स में। व्यापार को छोड़ के जिसके अंदर आप जितने भी टैक्स वैक्स लगाएंगे, इधर सरकारी लगाएंगे टैक्स, तो वो जो टैक्स लगाना, राजस्व मतलब टैक्स, और इसके अलावा नागरिक और सैन्य गतिविधियां, जो भी बाकी सारी गतिविधियां टोटल, व्यापार को उठा करके साइड में कर दिया, कहने का मतलब। और व्यापार किसको दे दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और बाकी सारे काम बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को दे दिए, ठीक है ना। इस प्रकार का डिवीजन किसमें कर दिया गया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट काम एक ही करता है, बस इतना ध्यान रखो, क्या, डिवीजन, शासन को बांटता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापार संभालेगा और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर फिर बाकी सब कुछ संभालेगा, इतना समझ लो, ठीक है। आगे चलते हैं। इस प्रकार यह अधिनियम 2 कारणों से बड़ा महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र जो पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। बात इसमें जो महत्वपूर्ण बनी इस अधिनियम की, वो एक बात तो मैंने आपको समझाई थी, 2 प्रकार के शासन हो गए। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसका जब सार देखें तो सार तो समझ में आ तो चुका आपके, ठीक है, कि 2 प्रकार के बोर्ड बनेंगे और दोनों प्रकार की शासन व्यवस्थाएं बनेंगी। लेकिन उनसे 2 विशेषताएं जो बाहर निकल करके आई, वो क्या थी। पहली, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कह दिया। मतलब अब कंपनी का राज नहीं, ब्रिटिश राज कहलाएगा। कंपनी का आधिपत्य ब्रिटिश आधिपत्य में कन्वर्ट हो गया। अब कोई ये नहीं कहेगा कि ये कंपनी की चीज़ है, ये ब्रिटिश चीज़ है, ये तय हो गई। क्योंकि कंट्रोल किसका हो गया, अब गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बन गया। अब जो चीज़ कंट्रोल जो पहले कंपनी का हुआ करता था, वो कंट्रोल अब किसका हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का,
ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनने से जो चीज़ कंपनी के आधिपत्य क्षेत्र में थी वो अब ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लग गया। और दूसरी बड़ी बात जो इसमें हुई वो ये कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। किसको प्रदान किया गया? ब्रिटिश सरकार को। क्या प्रदान किया गया? कि भाई कंपनी के जितने भी काम है ना उनको और उनके प्रशासन के ऊपर, कंपनी कुछ भी करेगी ना उन सब के ऊपर कंट्रोल किसका होना है? ब्रिटिश सरकार का। तो कुल मिलाकर के कन्वर्टेशन हुआ ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नाम की नई चीज आई। बस इतना समझो आप कि नई चीज क्या आई? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और कंट्रोल यानी कहां से कंट्रोल होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। यानी किसकी नहीं चलेगी? कंपनी की नहीं चलेगी। कंपनी की कहानी खत्म। और कब? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक अगर याद रखें तो ये कि किसको पीट दिया? कंपनी को पीट दिया। किसने पीटा? गवर्नमेंट ने। ठीक है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पीट दिया। किसको? कंपनी को। तो क्या नाम नहीं पड़ गया इसका? पिट्स इंडिया एक्ट पड़ गया। ऐसे याद रख सकते हो। अगली बात 1786 का अधिनियम। अब एक अधिनियम आता है 1786 का अधिनियम। साधारण सा है, कोई बड़ी चीज नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया। अब एक बात ध्यान रखना है, ठीक है? क्या? छैया छैया का डांस स्टार्ट हुआ, गाना आया छैया छैया, और उस वो कहाँ जाके पड़ा वो गाना? कॉर्नवालिस, कान के अंदर जाकर के गिरा। ऐसे याद रखना। तो 86 में कौन आया? कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस जैसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना, ये बात हमने पढ़ी थी कि 1783 के अंदर बंगाल का गवर्नर जो था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। तो गवर्नर जनरल बनकर के वो जो पोस्ट तो तैयार होगी ना 1773 में ही तैयार हो गई थी। कौन सी पोस्ट? बंगाल का गवर्नर जनरल। उस पोस्ट पे अब की बार कौन आता है? कॉर्नवालिस। कब आता है? 86 में। क्लियर? अब बात क्या है, उसने ये पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें या मांगे रखी। कितनी शर्त रखी? 2 शर्त रखी। किसने? कॉर्नवालिस ने। उसने कहा कि मैं तो भैया 2 शर्तों को पूरा करोगे तो आऊँगा, नहीं मैं तो इस पोस्ट पे आने वाला ही नहीं हूँ। ठीक है। अब वो 2 कौन सी थी? तो पहली बात तो उसने कहा कि विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णय को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार। कि भैया जो मेरे साथ जो कार्यकारिणी है ना उस कार्यकारिणी की मैं नहीं मानूंगा, मैं तो अपनी ही बनाऊंगा, अपनी ही मानूंगा, कार्यकारिणी के अधीन में नहीं हूँ, मेरे अधीन कार्यकारिणी होनी चाहिए। पहली शर्त। दूसरी बात कि जो सेनापति के रूप में ना अब मैं ही हूँगा, कमांडर इन चीफ या सेनापति, ठीक है, का पद भी दिया जाए, मतलब उसी को दे दिया जाए, मेरे को दे दो भाई। कॉर्नवालिस कह रहा है बात क्या कि 2 शर्तें हैं, तब भी मैं यहाँ का बंगाल का गवर्नर जनरल बनूंगा। पहली शर्त, मेरे को यहाँ का सेनापति बनाओ, कमांडर इन चीफ। दूसरी बात कि ये जो कार्यकारिणी है ना, गवर्नर जनरल के साथ काम करने वाली कार्यकारिणी, उसके अधीन मैं नहीं रहूँगा, मेरे अधीन कार्यकारिणी रहेगी। तो ये 2 बातें जो है वो होनी चाहिए। तो अब क्या करें? अब वो जो कह रहा था, कौन कह रहा था? कॉर्नवालिस। अब वो तब तक सीट पे नहीं बैठे, अब उसको बिठाना क्योंकि योग्य व्यक्ति था। तो फिर गवर्नमेंट ने एक संशोधन कर दिया, एक एक्ट ही बना दिया, पूरा का पूरा कानून ही बना दिया। और वो एक्ट कौन सा था? 1786 का अधिनियम। और उस अधिनियम को बना करके उक्त शर्तों को 1786 के कानून के प्रावधानों के रूप में जोड़ दिया गया। मतलब 1786 का नाम डाल करके, हेडिंग डाल करके, और इसकी दोनों शर्तों को स्वीकार कर लिया गया। मतलब ये कह सकता हूं मैं सीधा सीधा कि इस व्यक्ति में दम था कि इसने एक नया ही एक्ट बनवा दिया, 1786 का अधिनियम। क्लियर? अब कल से हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट्स की बात हम कल से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत।